हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था इकोलॉजी का और इसमें हमने चैप्टर शुरू किया था जीव और समष्टियां। इसमें लास्ट क्लास हमारी अनुकूलन के ऊपर हुई थी। आज इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उसमें हम टॉपिक शुरू करते हैं समष्टि। समष्टि यानी पॉपुलेशन की बात करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सारे के सारे जीवों के अंदर था। अब इस चैप्टर का नाम था जीव और समष्टियां, तो जीव हमने कंप्लीट पढ़ लिए। अब शुरू करेंगे समष्टियां यानी पॉपुलेशन। तो देखो, जब चैप्टर की शुरुआत हुई थी तब मैंने आपको चार शब्द बताए थे: जीव, समष्टि, समुदाय और बायोम। जीव क्या हो, जीव के बारे में हमने सारी बातें कर ली। समष्टि, समष्टि के अंदर देखो एक लाइन बताई थी कि समष्टि हमेशा समान जातियों की होती है। जो समान जाति के जीव होते हैं ना, वो मिलकर क्या बनाते हैं, समष्टि। और जो समुदाय होता है वो विषम जातियों का होता है, अलग अलग होते हैं उसमें। जैसे पादप समुदाय हो गया, जंतु समुदाय हो गया, सूक्ष्म जीव समुदाय हो गया। ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं समष्टि यानी पॉपुलेशन। तो इसके अंदर पहला बिंदु याद रखना कि जो समष्टियां होती है वो हमेशा समान जातियों के जीवों की होती है। समान जाति के जीवों की होती है। हमेशा समष्टि कैसी होती है, समान जाति के जीवों की। क्लियर दिखाई दे रहा है? ये पहले बात है इस समष्टि की कि समष्टि हमेशा समान जाति के जीवों की होती है। ठीक है, जो दूसरी बात आती है कि ये जो समष्टि है, जो समान जातियों की जीवों की है, ये आपस में प्रजनन करने योग्य होते हैं, प्रजनन भी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात आती है कि ये जो संसाधन होते हैं, जो सीमित संसाधन होते हैं, लिमिटेड जो रिसोर्सेज होते हैं, सीमित संसाधन, उन सीमित संसाधनों के लिए ये क्या करते हैं भाई, उन सीमित संसाधनों के लिए ये या तो ये इन संसाधनों को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, या उनके बीच क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी। क्या होगी, प्रतिस्पर्धा। तो ये तीन बातें समष्टि के अंदर याद रखना कि समष्टि हमेशा समान जातियों के जीवों की होती है। समान जातियों के समान जाति के जीवों की हमेशा समष्टि होती है, जो आपस में क्या कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं यानी ब्रीडिंग कर सकते हैं। और इनके अंदर जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, सीमित संसाधन, उनको या तो ये शेयर करेंगे या उनके बीच में क्या होगी, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, फिर एनसीईआरटी ने दो शब्द दिए कि एक आपके सामने जीव है यानी ऑर्गेनिज्म, और एक आपके सामने समष्टि है। तो इनके अंदर क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है जीव के अंदर और क्या अंतर है समष्टि के अंदर? तो ध्यान देना, जीव की बात करें हम तो जितने भी जीव है उनकी एक आयु होती है। मतलब आयु, जीवों की क्या होती है, आयु होती है, एज होती है। जबकि समष्टियों के अंदर क्या होता है कि आयु समूह होता है यानी एज ग्रुप होता है। मतलब बच्चों के लिए अलग, वयस्क के लिए अलग और बुढ़ों के लिए अलग। किसके अंदर, समष्टि के अंदर। तो पहली बात आती है जीवों की कि जीवों के अंदर क्या होती है, आयु होती है, आयु होती है। लेकिन समष्टि के अंदर क्या होता है कि आयु समूह होता है। क्या होता है, एज ग्रुप होता है, आयु समूह होता है। ये आयु समूह देखो, बुढ़ों के लिए मतलब बच्चों के लिए अलग होगा, बच्चों के लिए होगा, वयस्कों के लिए होगा, एडल्ट के लिए होगा, और बुढ़ों के लिए अलग होगा। ठीक है, दूसरी बात, जीवों के अंदर जन्म और मृत्यु होती है। जीवों का क्या होता है, जन्म भी होती है, जन्म भी होता है, और उनकी क्या होती है, मृत्यु भी होती है। जबकि समष्टि के अंदर क्या होता है कि समष्टि के अंदर जन्म दर होती है, बर्थ रेट होती है, और डेथ रेट होती है, मृत्यु दर। ठीक है, अब ध्यान देना कि जन्म दर यानी बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होती है। जन्म दर का मतलब जैसे कैसे निकालते हैं इसको, कि मान लीजिए कि 2023 के अंदर इसमें 20 जीवों की समष्टि थी और 2024 के अंदर 8 जीवों ने और जन्म ले लिया। हम जन्म दर की बात कर रहे हैं, तो 8 ने क्या लिया, जन्म लिया। पहले कितने थे, 20। तो इनकी जो बर्थ रेट है, जन्म दर, वो कितनी होगी, 0.4। ये ऐसे निकाली जाती है जन्म दर। और मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर में देखो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 2023 के अंदर 80 जीवों की समष्टि थी, उसमें 2024 में मान लीजिए 8 जीवों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। तो इनका समष्टि मृत्यु दर कैसे निकालेंगे, तो नए जन्म में कितने नए मरे, मतलब 2024 में कितने मरे, 8, और पहले कितने थे, 80। तो इनकी समष्टि जो मृत्यु दर है वो 0.1 निकल जाएगी। ये इस प्रकार से जन्म दर और इस प्रकार से मृत्यु दर निकाली जाती है। तो पहली बात कि जीवों की क्या होती है, आयु होती है, एज होती है।
जबकि समष्टि के अंदर क्या होता है, आयु समूह होता है, एज ग्रुप होता है, जीवों का जन्म भी होता है और जीवों की मृत्यु भी होती है। जबकि समष्टि के अंदर जन्म दर होती है, यानी बर्थ रेट होती है, और डेथ रेट होती है, मृत्यु दर होती है। ठीक है। तीसरी बात, जीवों के अंदर लिंग होता है। ठीक है। और समष्टि के अंदर क्या होता है, समष्टि के अंदर लिंग अनुपात होता है। क्या होता है, लिंग अनुपात होता है, सेक्स रेशियो होता है, यानी नर और मादा का अनुपात, नर और मादा का अनुपात। और एनसीईआरटी ने इस लिंग अनुपात के 3 पिरामिड दिए थे। कौन कौन से लिंग अनुपात के 3 पिरामिड दिए थे, एक तो या तो ये उल्टा होगा, या ये सीधा होगा, या फिर ये स्थिर होगा। ये 3 पिरामिड दिए लिंग अनुपात के। ठीक है, एनसीईआरटी ने। तो यहां तक नोट कीजिए कि जीव और समष्टि में क्या अंतर है। तो जीवों की एक आयु होती है, और समष्टि में आयु समूह होता है, एज ग्रुप होता है, जो बच्चों के लिए अलग, वयस्कों के लिए अलग और बुढ़ा के लिए अलग होता है। जीव में मतलब जीवों का जन्म और मृत्यु होती है, जबकि समष्टि के अंदर जन्म दर और मृत्यु दर होती है। फिर हम बात करें तो जीव में लिंग होता है और समष्टि के अंदर लिंग अनुपात होता है, सेक्स रेशियो होता है, नर और मादा का अनुपात। जो 3 प्रकार के पिरामिड दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, एक उल्टा होता है, एक सीधा होता है और एक स्थिर होता है। यहां तक एक बार नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। या तो इसको ऐसे लिखता हूं, बढ़ता हुआ घटता हुआ, उल्टा सीधा गलत हो जाएगा, ऐसे लिख लो। एक तो बढ़ता हुआ, एक घटता हुआ, और एक लिख लो आप स्थिर, कांस्टेंट है। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। फिर हम बात कर रहे हैं तो आपने एक नाम सुना होगा, डार्विन। नाम सुना है? ये भी लाइन एनसीईआरटी ने दी थी, डार्विन। डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था, आपने सुना हो तो, प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन का, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। तो जो डार्विन का ये सिद्धांत है वो किस पर काम करता है? क्या वो एक पर्टिकुलर जीव के ऊपर ही काम करता है या वो समष्टि के ऊपर काम करता है? तो याद रखना, जो डार्विन का जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है, जो नेचुरल थ्योरी है, नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी है, ये हमेशा समष्टि के ऊपर काम करती है। किसके ऊपर काम करती है? समष्टि के ऊपर काम करती है, याद रखना विशेष। और डार्विन ने जो ये सिद्धांत दिया था, उनकी एक किताब थी जिसका नाम था जाति की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उस किताब के अंदर इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। और ये जो डार्विन का सिद्धांत है, ये हमेशा समष्टि के ऊपर काम करता है, न कि किसी एक पर्टिकुलर जीव के ऊपर काम करता है। ये जीव पर काम नहीं करता है, ये पूरी समष्टि के ऊपर काम करता है। ठीक है, फिर इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। फिर देखो, आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है कि एक समष्टि का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, और किस प्रकार से एक समष्टि घनत्व में वृद्धि हो सकती है, और किस प्रकार से एक समष्टि घनत्व में कमी आती है। ठीक है, तो देखिए समष्टि घनत्व क्या है? एक स्थान विशेष की एक क्षेत्रफल इकाई में पाए जाने वाले जीवों की संख्या। किसी एक स्थान विशेष की क्षेत्रफल इकाई में, किसी स्थान विशेष की एक क्षेत्रफल इकाई में पाए जाने वाले किसी स्थान विशेष की एक क्षेत्रफल इकाई में पाए जाने वाले जीवों की संख्या समष्टि घनत्व कहलाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी समष्टि घनत्व कहलाती है। ठीक है, किसी स्थान विशेष की एक क्षेत्रफल इकाई में पाए जाने वाले जीवों की संख्या समष्टि घनत्व कहलाती है। अब ये समष्टि घनत्व कैसे बढ़ सकती है और कैसे ये घट सकती है? तो देखो, समष्टि के बढ़ने यानी समष्टि का जो घनत्व है, इसके बढ़ने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो कोई नया जन्म ले ले यानी जन्म दर, और या कोई बाहर से कोई आ जाए, आप्रवासन हो जाए, तब तो समष्टि घनत्व बढ़ जाएगा। लेकिन समष्टि घनत्व घट कब सकता है? जब कोई अंदर से मर जाए यानी मृत्यु दर, या फिर उत्प्रवासन, वहां से कहीं और चला जाए, तो उससे क्या होता है? समष्टि घनत्व में कमी आती है। तो समष्टि घनत्व, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूं,
ये है समष्टि घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, समष्टि घनत्व। ये बढ़ेगा कब? तो या तो कोई जन्म ले ले, मतलब बर्थ रेट, जन्म दर, जन्म दर की वजह से ये बढ़ जाएगा, इसलिए हम प्लस से डिनोट करेंगे। या कोई बाहर से इसके अंदर आ जाए, आप्रवासन हो जाए, तो भी समष्टि घनत्व बढ़ जाता है। तो इन दो चीजों की वजह से तो समष्टि घनत्व बढ़ रहा है। लेकिन इसके अपोजिट जस्ट अगर कोई मर रहा है, मृत्यु दर हो रही है उस क्षेत्र में, तो समष्टि घनत्व कम हो जाएगा। दूसरा इसका एक और कारण है उत्प्रवासन, यहां से कोई अलग बाहर चला जाए तो भी समष्टि घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हानि हो रही है इसका मतलब माइनस, प्लस हो रहा है इसका मतलब बढ़ोतरी हो रही है। ये है आपके सामने समष्टि घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहां तक एक बार नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है? अब देखो, तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने सबसे पहले समष्टि के बारे में पढ़ा कि समष्टि जो होती है वो हमेशा समान जीवों की होती है। पहला बिंदु याद रखना, समान जाति के जीवों की, समान जाति के जीवों की हमेशा क्या होती है? समष्टि होती है। पहला बिंदु ये याद रखना, जो आपस में क्या कर सकती हो? प्रजनन कर सकती हो। और जो सीमित संसाधन होते हैं मतलब जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसमें या तो वो शेयर करेंगे उनका, या उनके बीच में उनके प्रतिस्पर्धा होगी। फिर हमने दो चीजें देखी, एक जीव देखा, एक समष्टि देखी। जीव में क्या होता है कि जीव के अंदर एक आयु होती है, जबकि जो समष्टि होती है उसके अंदर एक आयु समूह होता है, जो बच्चों के लिए अलग हो सकता है, वयस्क के लिए अलग हो सकता है, और बूढ़ों के लिए अलग हो सकता है। फिर जो समष्टि जीव है, उन जीवों के अंदर जीवों का जन्म भी होता है, जीवों की मृत्यु भी होती है। समष्टि के अंदर क्या हो रहा है कि जन्म दर, बर्थ रेट आ रही है, और डेथ रेट आ रही है, यानी मृत्यु दर होती है। फिर जीवों के अंदर लिंग हुआ करता था, जबकि समष्टि के अंदर लिंग अनुपात होता है। लिंग अनुपात का मतलब नर और मादा का अनुपात। इसके तीन पिरामिड दे रखे एनसीईआरटी ने, एक घटता हुआ हो सकता है, एक बढ़ता हुआ हो सकता है, एक स्थिर हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं कि जो समष्टि घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो क्या होती है? कोई एक स्थान विशेष है, उसकी एक क्षेत्रफल इकाई है, उसमें पाए जाने वाले जीवों की संख्या। कोई एक स्थान है फिक्स, वहां का एक क्षेत्रफल होगा, वहां पर कितने जीव रह रहे हैं, उन सब जीवों की संख्या क्या कहलाती है? समष्टि घनत्व कहलाती है। तो समष्टि घनत्व कौन कौन सी कंडीशन में बढ़ रहा है? तो एक तो जन्म दर से, एक आप्रवासन से। आप्रवासन का मतलब है कोई बाहर से आ रहा है अंदर। और समष्टि घनत्व में कमी कब आ रही है? मृत्यु दर। और उत्प्रवासन से, उत्प्रवासन का मतलब है यहां से कोई बाहर जा रहा है। आप्रवासन का मतलब तो हुआ कोई बाहर से इसमें आ रहा है तो बढ़ रही है, लेकिन यहीं से कोई बाहर जा रहा है तो उत्प्रवासन, इसका मतलब कमी हो रही है। और जन्म दर और मृत्यु दर से तो आप परिचित हो कि जन्म लेने वाले और मरने वाले, मृत्यु दर। ठीक है, तो ये हो गया समष्टि घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अब हमने जब लास्ट क्लास में अनुकूलन पढ़ा था, तो अनुकूलन के अंदर एक जो मरुस्थलीय छिपकली है, जो कि व्यवहारात्मक अनुकूलन दर्शाती है, वो छोटा सा एक बिंदु रह गया, उसको देखना कि एक व्यवहारात्मक बिहेवियर एडेप्टेशन, व्यवहारात्मक जो अनुकूलन होता है उसका एक एग्जाम्पल याद रखना। जो मरुस्थलीय छिपकलियां होती है, डेजर्ट मरुस्थलीय छिपकली, ये क्या करती हैं कि जब इनके शरीर का तापमान अधिक हो जाता है, देखो दो चीजें याद रखना, शरीर का तापमान अधिक हो जाता है, इनका जब शरीर का जो ताप है वो जब अधिक हो जाता है, तो ये क्या करती है कि छाया वाले स्थान पर चली जाती है। कहां चली जाती है? छाया में। और जैसे ही इनके शरीर का तापमान जब शरीर का तापमान अधिक होता है तो ये कहां चली जाती है? छाया में। और जैसे ही इनके शरीर का तापमान कम होता है, शरीर का तापमान कम होता है, तो ये कहां चली जाती है? धूप के अंदर, धूप सेकने चली जाती है। ठीक है, हमारी तरफ। ठीक है,
तो व्यवहारात्मक अनुकूलन का एक एग्जाम्पल याद रखना कि जो मरुस्थलीय छिपकलियां होती है, इनके अंदर क्या होता है कि जब शरीर का तापमान अधिक हो जाता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाता है, तो ये कहाँ चली जाती है, छाया में चली जाती है। और अगर बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो ये कहाँ चली जाती है, धूप में चली जाती है। तो ये बिहेवियर एडेप्टेशन का एक एग्जाम्पल है, इसको भी ध्यान रखना। तो ये आज हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर में वृद्धि वक्र देखेंगे, जो कि दो प्रकार के हम पढ़ेंगे। एक आता है चर घातांकी वृद्धि वक्र, चर घातांकी वृद्धि वक्र, और एक आता है आपके सामने संभार वृद्धि वक्र, संभार वृद्धि वक्र। ठीक है, इन दोनों कर्व की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थोड़ी सी बात बता देता हूं कि जो चर घातांकी वृद्धि वक्र हैं, ये जो वक्र हैं ये हमेशा जे आकार के होंगे। कैसे आकार के होंगे, जे आकार के कैसे निकलेगा वो मैं कल बताऊंगा। ये जे आकार के होंगे, ये एस आकार के होंगे। ठीक है, और जो चर घातांकी वृद्धि वक्र होती है ये हमेशा कब होती है, जब संसाधन क्या हो, असीमित हो, मतलब जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड होते हैं, तब कौन सी वृद्धि होती है, चर घातांकी वृद्धि होती है। और जब रिसोर्सेज यानी संसाधन सीमित होते हैं तब संभार वृद्धि वक्र होता है। इसके क्रैश होने की संभावना ज्यादा है, इसका मतलब ये अस्थायी है, और ये क्रैश नहीं होता है, इसका मतलब ये स्थायी है। और चर घातांकी वृद्धि वक्र जो होगा ना, उसके अंदर वो के यानी के का मतलब पोषण क्षमता, उसके ऊपर ये निर्भर नहीं करता है। जबकि देखना आप संभार वृद्धि वक्र के यानी पोषण क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर इनके अंदर दो इक्वेशन आएगी, dn/dt बराबर rn, और संभार वृद्धि वक्र में आएगी dn/dt बराबर rn k - n/k। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक वृद्धि वक्र के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया। देखिए ये जो क्लासेस चल रही है ये एनसीईआरटी की पेज बाय पेज सीरीज है। इसको आप ध्यान से किताब खोल के साथ में बैठोगे तो ये चीजें, हमारा काम है सिर्फ चीजों को इजी करना, फिर आपको पढ़ना वहां से है, और कोई चीजें मिल रही है उसको अंडरलाइन करते रहना है। ठीक है, धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।